सारी छोटी है मैक्सिमम, जो सारी फीडर है। जो फीडर रूट है उसका डाया बहुत बड़ा नहीं होता रूट स्टॉक का, इतनी फैलेगी, अगर ज़्यादा फसल या हवा से वो गिर भी जाते हैं। मगर जो क्वालिटी है उसमें बड़ा अंतर ये है, अगर सीडलिंग में आपकी 500 जड़े है तो रूट स्टॉक में आपकी 10,000 जड़े है। तो जो 10,000 जड़े वो तो भोजन ज़्यादा बनाएंगी, तो इसलिए उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट आती है। और अगर आप ये सोचते हैं कि रूट स्टॉक, एक धारणा भी अजीब है कि नहीं है कि रूट स्टॉक में तो छोटा लगता ही नहीं है, सब लगते हैं ऐसे, है किसी की धारणा थी? ऐसा नहीं है जी, उस पे भी आंख के बराबर सेब लगता है। क्यों? उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत है, उसमें हर कुछ सेब लगते हैं। फिर जाना पड़ता हमारे को थिनिंग पे, उसमें इतनी हैवी थिनिंग करनी पड़ती है जितना आप सोच नहीं सकते। M9 का अगर अंग्रेज के पास एक पौधा है तो वो सिर्फ 20 kg फ्रूट लेता है हाईएस्ट, उससे 20 किलो, एक पेटी से ऊपर नहीं लेता हूँ। तो क्या हम इसके लिए तैयार है कि हम काट पाएंगे? मैं जब काटने लगता था जी तो पिताजी को फोन करके ताने देते, पागल हो गया आपका बेटा, लोगों के लगते नहीं और ये काट रहा जी। तभी मैंने बोला कि बड़ा इम्पैक्ट करता है आपके पड़ोसी का। मेरे खेत है क्लस्टर वाइज छोटे छोटे, तो मेरे पड़ोसी आज ये सोच रहे कि साल इसके लगे, अगली साल हमारे लगेंगे, और ये सोचते सोचते उनके 15-20 साल निकल गए, उनके कभी नहीं लगे। तो इसका बड़ा रीजन वो ना सीखना चाहते ना समझना चाहते। तो हमें ये देखना होगा कि भाई हम अपने पड़ोसी के बजाय अपने काम पे फोकस करें और अपने ईमानदारी से काम करते रहें। तो ये रूट स्टॉक का फॉर्मूला था जी। अब आता रूट स्टॉक की वैरायटी जो प्रचलन में पूरी दुनिया में, M9 है। उसके लिए पानी सबसे जरूरी, मेंटेनेंस बहुत जरूरी, फिर प्रूनिंग ट्रेनिंग तो हम खेत में करेंगे, न्यूट्रिशन मैंने प्रोग्राम बड़ा जरूरी। उसके बाद आते जी कई लोगों की प्रॉब्लम, जैसे आपने बोला कि सनी है, तो आप 793 जो रिप्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा माना गया है, और 111 उसको थोड़ा फ्री स्टैंडिंग है 111। ऐसा नहीं कि अगर उसमें बहुत हैवी ले लियो वो भी गिर जाता है। तो फिलहाल अगर आप ठीक रखेंगे तो बिना पानी के भी चलेगा और बिना स्पोर्ट के भी चलेगा। अगर आपके पास खर्चा करने के लिए पैसा कम है तो करना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं से शुरुआत। फिर बात आती जी सीडलिंग और रूट स्टॉक में क्या, एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा जी आपका, हाँ जी, कि क्वालिटी कहीं बहुत खराब तो नहीं आई। अगर आप सीडलिंग में भी अच्छे तरीके से फार्मिंग करते हैं तो अगर 18 और 21 तो नहीं जी, 19 और 20 में आप पहुंच जाए, मतलब अच्छी क्वालिटी उगा सकते। इतनी सालों से जी मैंने एक चीज़ देखी, मैं ज़्यादातर सीडलिंग है मेरे पास, तो आपने देखा होगा 150 पेटी के लॉट बेच रहा हूँ मैं, सारा वो सीडलिंग का है। यहाँ तो मेरा वही वो रहता है ना जी, तो ये खरीदने वाला है या जो बेचने वाला है उसको थोड़े नहीं पता काय के ऊपर मैंने तैयार किया। की साल मैंने बेचा जी रोडू में से 3821 रुपये। तो जैसे मैं लाइव बना रहा था मैं बोल रहा था कि जिसमें 9, 10, 11, 12 जितनी भी वराइटियाँ मेरे पीछे सारी मिक्स है, वो खरीदार और देखे मेरे को ऐसा, फिर वो बोलियाँ लगाए तो जी उसने डर डर के वो बेच भी दिया 3821 रुपये 160 पेटी का लॉट। तो जब वो बिक गया फिर वो मेरे पास आया वो खरीदार, बोलो भाई जी आप तो बोल रहे थे इतनी वराइटियाँ, बोलो ये तो लाल है। तो मैंने कहा मेरे भाई मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, वैरायटियाँ भले 12 सेब लाल है। तो ये चीज़ समझो जी आप, क्या उसको ज्ञान होगा? हाँ, गाला की पहचान हो सकती है, ग्रैनी स्मिथ की हो सकती है, गोल्डन अलग हो सकता है, वो भी अपनी हाइट के अनुसार कौन सी हाइट में कौन सी वैरायटी चलेगी। तो ये हमने देखना जी, जब मार्केट में हम जाते हैं तो लाल बिकता है या हरा बिकता है या पीला बिकता है, फिर फ्लेवर तो आपको पता है जी, फॉरन में फ्लेवर बनाए जाते जी। अच्छा। तभी मैं बोल रहा हूँ कि वो डिसाइड करेगा अगले 20 साल तक कौन सा सेब चलेगा, वो वही उगाते हैं। नर्सरी मैन को भी कानून है सीधा, तू यही उगाएगा और लगाने वाला भी यही लगाएगा। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमें इतना कर सकते हैं। और सीडलिंग भी बुरी नहीं है, अगर आपके पास पानी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो आप सीडलिंग पे भी अच्छी फार्मिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोनिंग प्रोग्राम सुधार देगा। मैं आज आपको खेत में जाके सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है सर, ये बाकी ऐसे नहीं, शायद सब लोगों के ही क्वेश्चन है, बीच में जो भी आप लोग बाहर से आए हैं कोई भी क्वेश्चन होगा वो सबके जुड़े जाएंगे, वो लास्ट में जोड़ देना ना, क्योंकि ऐसा नहीं समझे कि ये नागाधार वालों का, ये सब लोगों का, हम सब लोग अगर चलेगा तभी होगा हमारा उतार। अब मेरा हम ना शायद हम सबका ही क्वेश्चन है कि ये दिक्कत सबके आ रही है, जैसे पुराने बगीचे हैं इसमें कुछ भी जैसे कुछ जड़ गलन है जो भी है। अब जो रीप्लांटेशन की बात है, वैसे वो आपने प्रश्न वो तो ये वाला थोड़ा उसमें हल्का सा टच भी कर दिया है, तो आपका अनुभव क्या बताता है?
हम तो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं पुराने बगीचों में, जैसे 100 उनके बगीचे लगे थे वो बुझ गए हैं। देखो जी, जब से पौधा शुरू हुआ लगाना, जो आप लोगों ने हमारे को विरासत में दिया, आप लोग एन, पी और के, नाइट्रोजन, सुपर और पोटाश पे आधारित रहे। हाँ जी, बिल्कुल आज तक कमर्शियल फार्मिंग में अभी तक चल रहा है, वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है, वो सबसे जरूरी है। उसके साथ बीच में एक आया जी पैच। जब आपके रूट रॉट और बोरर की प्रॉब्लम ज्यादा आने लगी ना जी आने, उसके बाद एक बार सबसे पहले जो चला था रॉकेट, सुना होगा आपने, रॉकेट इंसेक्टिसाइड चला इधर, आता था जी एक रॉकेट में, वो बैन है, रेड पॉइजन। अच्छा, उसको ड्रेंच करने लगे लोग कीड़ों के लिए। फिर नीला तोते की ड्रेंचिंग शुरू कर दी लोगों ने, फिर केमिकल की ड्रेंचिंग शुरू कर दी, खास तौर पर जिनके प्रॉब्लम आने लगे। उससे हुआ क्या, जो हमारे मिट्टी में फंगस थी, फ्रेंडली फंगस, वो सारी केमिकल लगातार डालते डालते हमारी फर्टिलिटी खत्म हो। आज हम सोच रहे हैं कि रीप्लांटेशन प्रॉब्लम, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है। अब मैं इसी में अपना सक्सेस जोड़ता हूँ। मेरे एक लो हाइट में जो सबसे पुराना बगीचा था जी, वो था हमारा कोई 70-80 साल का हो गया होना। आज भी उसमें 11 एक पौधे अभी भी जिंदा है। आप हैरान होने, उसमें सेकंड जनरेशन में भी बहुत जबरदस्त बगीचा हमने तैयार कर दिया। उसका कारण क्या रहा है, हमने ये गलतियां, क्योंकि हम थोड़े पहले जागरूक हो गए थे। 2001-2 में हमारे को पता लग गया था कि अरे रूट स्टॉक होता है कोई छोटी जड़ वाला, सुपर चीफ होता है कोई नई वैरायटी वैसे, हमारे को तो ये लगता था गोल्डन, रिचर्ड, रेड यही होता है। तो जब हमने जिज्ञासा रखी, लाने करने की, जुगाड़ कर करके कहीं एक पौवा दे दिया सरकारी उसको, फिर थोड़े जैसे रूट स्टॉक कहाँ मिलते थे, तो जुगाड़ करके अरे 2 कल में तो दे, फिर देता था इतनी कलम, फिर उसको एक एक आँख करके फिर वैरायटी तैयार की। आज तो आप लोगों के पास सीधे इतने आते ना जी, हमने तो एक एक आँख से तैयार किया। हम 2-3 लड़के होते थे, तो हमने जुगाड़ किए जी, जो ज़रूरी भी था, गलत था सही था वो नहीं मुझे पता, मगर हमने किए। तो जब हम ये चीज़ें समझ गए तो हम जागरूक भी हो गए। तो उसके साथ साथ हमने ये प्रॉब्लम नहीं करी। जिसके भी आपके बगीचे में प्रॉब्लम है, आपने कहीं ना कहीं केमिकल एक्सेस यूज किया, चाहे लिक्विड करके, ड्रेंच करके। आज पहला ही क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में सर्दी में, अरे ड्रेंचिंग करनी है, बगीचे नहीं उठ रहे। अगर आप तह तक जाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई और इसका समाधान क्या है, केमिकल से कभी भी लैंड सुधार नहीं। पालेकर जी ने और देवव्रत जी ने जो 0 लागत खेती चलाई है जी, मैं ऐसा पक्षधर तो नहीं हूँ उसका कि भाई फिर वही चलेगा। मैं बोलता हूँ 70 ऑर्गेनिक, 30 केमिकल, एक सिस्टम बिठाना है। अभी नहीं हुए हम इतने सक्षम कि हम पूरे उस पे चले जाए। लैंड की स्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए नेचुरल फार्मिंग बेस्ट है। जब तक आप पॉपुलेशन गेन नहीं करेंगे, फ्रेंडली जो रूट रॉट, कॉलर रॉट की प्रॉब्लम को खत्म करे, या बबेरिया बेसिना जो कीड़ों को मारता था, वो नहीं होगा सिस्टम, तब तक हम, मैंने आपको शुरू में बोला, इन्वायरमेंट कब बढ़ी है, कीड़े मकोड़े, जब हमारा टेम्परेचर गर्म हुआ। उसके बाद दूसरा पशुधन, पशुधन से ही होगा ना नेचुरल फार्मिंग, गौमूत्र से होगी, गोबर से होगा, जो भी तैयार होगा, जो भी आप बनाते हैं। तो लैंड की फर्टिलिटी इंक्रीज करनी, स्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। शुरुआत आपको मिट्टी जांच से करनी पड़ेगी। अपनी मिट्टी का पता तो करो कि इस चीज़ में क्या कमी है। आज तो ऐसी लैब्स है जी जो फंगल की मिलियंस या मीट्रिक जितने भी पॉपुलेशन है उसको भी कैलकुलेट करके बता देंगे कौन से की कितनी है। तो वो आपने देखा कि एक मिट्टी जांच से आपको आपके मिट्टी का स्ट्रक्चर पता लगेगा कि पीएच क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी क्या है, एनपी का क्या स्टेटस है हमारे यहाँ, बोरॉन जिंक की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहाँ कितने लेवल तक है। तो ये चीज़ देखने के लिए पहले आपको अपनी मिट्टी देखनी पड़ेगी। सुधार आएगा नेचुरल फार्मिंग, सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा गोबर से, गौमूत्र से, या ऐसी चीज़ें, ट्राइकोडर्मा, सोडोमोनास, बवेरिया बेसिना, एस्ट्रोबैक्टर, राइजोबियम आपने सुने होंगे। ये सारे है जी जो आपकी सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए मददगार होगी। उसमें हम तो आपने देखा होगा जी, कोई बीमारी लगती है हम तो हर हफ्ते या 10 दिन में लाइव आते हैं वीडियो के माध्यम से, कोई नई चीज़ है, कोई बीमारी, उसका समाधान क्या है। तो आपको जो सॉइल स्ट्रक्चर है, जो रिप्लांटेशन की प्रॉब्लम, उसके लिए आपको पहले मिट्टी जांच करनी पड़ेगी, तभी होगा ना जी। मैं कैसे बताऊंगा कि मिट्टी सही है कि गलत। तो एटलीस्ट आपको पहले मिट्टी जांच, उसके बाद आपको स्टेटस, और नेचुरल उससे ही उसको आपको डेवलप करना है फंगस को।
फंगस है जी सारा रोल, रूट रॉट भी फंगस है, कॉलर रॉट भी फंगस है, और जो उसको खाने वाले थी फंगस वो भी फंगस थी, और जो पतझड़ लगता है वो भी फंगस है, जो रस्टिंग आती है उसमें बड़ा कारण फंगस, सारा फंगस है जी। हमारे इन्वायरमेंट में आदमी तो थोड़े नवाना पहले काहे से फंगस से तो कुछ कुछ तैयार हुई, वनस्पति तैयार हुई, तो हर चीज़ फंगस है जी। तो उसका जो अनबैलेंस जब होता है तो रिप्लांटेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। अच्छा, मैंने अपने बगीचे में पुराना जो बगीचा है जी, बगीचा साठ का, उसमें गड्ढे कर रखे हैं। गड्ढों में मैंने ये प्लान किया कि मैं उसमें नए पौधे लगाऊंगा। उन गड्ढों में ट्रीटमेंट के लिए जो बैंक सैनिटाइजेशन है या ट्रीटमेंट है, वो क्या चीज़ है उसकी इमीडिएट अभी? देखो जी, एक H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसको भी इस्तेमाल करते हैं बस, मगर जी एक और आता है वो है बैन है किया हुआ इन्होंने, अच्छा, सॉरी, गवर्नमेंट ने मिलता है अदर स्टेट्स में। फिर वही वाली बात है जी कि तभी तो हमारी ये डिमांड है कि हमारे पास फैसिलिटी तो दो, लगाना तो आपने करना, मेहनत हम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अगर आप सैनिटाइजेशन कर सकते हो तो उसको करो। उसमें क्या होता है, एक 9 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है उसको, ये टू मशीन में H2O2। हाँ, तो जैसे आप नीचे मिट्टी की परत डालेंगे उसके ऊपर स्प्रे कर दो, फिर परत डालो, फिर स्प्रे करो, ऐसे करके आप ऊपर तक आएंगे। फॉर्मलिन है, हाँ फॉर्मलिन, अब फॉर्मलिन की बात करो, फॉर्मलिन H2O2 छोड़ो, फॉर्मलिन डालना। ऊपर से आप उसको 1 महीने पहले प्लास्टिक से ढक देंगे, वो क्या करेगा, सैनिटाइजेशन करेगा। नहीं, मतलब मिट्टी के ऊपर ही करना है ऊपर ऊपर जब आपने 4-4 इंच भरते जाओ, उसकी स्प्रे करते जाओ। हाँ जी, उसके बाद उसको ढक देना। उसके बाद ढक के रखो 1 महीने तक, हो गया, diffuse फिर हो हटा जाएगी दो, ना कैसे? उसके बाद प्लांटेशन। जी। फिर बात आती जी उसमें सबसे पहले अंकल आपने एक काम करना, अपनी मिट्टी की जांच करा दो तब तक, जब तक पौधा एटलीस्ट आपको तो पता होगा क्या क्या चाहिए, सुपर चाहिए, पोटाश चाहिए, गोबर मांग रहा है, नाइट्रोजन मांग रहा है, अगर सब कुछ है तो ओके है, अब क्यों डालना, अगर कमी है तो उस चीज़ को डालो। और जो हमारा एक फेलियर और है जी प्लांटेशन करते हुए, हम लोग पौधा लगाते हुए गलती कर रहे हैं। वो पौधा में 2 गलती आ रही जी, एक नर्सरी मैन से जो पौधा तैयार करता है, या हम खुद नर्सरी तैयार करते हैं, हम कलम बहुत नीचे कर रहे हैं। बिल्कुल। उससे क्या हो रहा है, वो क्यों करते हैं, बिजनेसमैन क्या करता है, जब नीचे करेगा तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। उस चक्कर से हम खरीदते भी बड़ा बड़ा है कि बड़ा है, हम ये नहीं देखते कि इसका सिस्टम नीचे से बिगाड़ दिया। एक नर्सरी आप जब खरीदते हैं तो 6 इंच कम से कम ऊपर ग्राफ्टिंग होनी चाहिए, या 8 और 9 इंच तक होनी चाहिए, ताकि वो ऊपर है। दूसरी बार आती है जी बात लगाने की, हम लोग क्या कर रहे हैं जी, कल हम पार भी थे, पार भी रेरा में भी यही प्रॉब्लम थी। ये खेत था, आपने इसको ये गड्ढा किया, इसको भर दिया और पौधा लगा दिया, फिर मिट्टी आधा फुट बैठ गई। पहले तो ग्राफ्टिंग यूनियन नीचे था, ऊपर से वो पौधा घुस गया मिट्टी के अंदर, फिर आप देखते कि ऊपर ग्रो नहीं करा किस चीज़ में, वो उस वजह से नहीं, आपकी प्लांटेशन करने के तरीके से एक 2 चीज़ें उसमें काम करती है। एक, जब खाड़ा बनता है ना जी, वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, वाटर लॉगिंग जिसको बोला जाता है, इस वजह से वो सड़ना शुरू हो जाता है और वो ग्रो नहीं कर पाता। फिर दूसरी बात, वो सफोकेट होता है, एयर वेपोरेशन जो होती है जी, ऑक्सीजन चाहिए होती है उसको भी, तो वो कैसे मिलेगी जब आपने डीप लगा दिया पहले, तो इसीलिए वो ऊपर लगाना चाहिए। जो इसमें आपका ना गुरुजी, आपका एक क्वेश्चन और भी आएगा, रीप्लांट जो रूट रॉट और कॉलर रॉट है। हाँ जी, हाँ जी, बस वो भी यही था। देखो जी, जो ड्रेनेज सिस्टम है अपने बगीचे का वो सुधार लो, पीछे से नालियाँ क्लियर, तन्ने के पास पौधा, कहीं भी खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए, जो अभी की फार्मिंग है आपकी। उसके बाद आप ड्रिप, अगर आप पानी रोकना चाहते तो उसके लिए आपको यह नहीं बताया शायद मैंने परसों, जैसे ये पौधा है, इधर की लैंड आपकी वेस्ट है, धड़ है, जंगल, आप धड़ जंगल ही बोलते हैं ना, तो जो भी है आपने क्या करना है, ऐसे ऐसे पीट से बनाओ, ऐसे ऐसे गड्ढे, इतने गहरे या इतने चौड़े, जितने भी बनाने हैं अपने फिर उसको आप बना के रखो। तो जो ऊपर से पानी, पौधे के सामने नहीं, कहाँ, साइडों में, उसमें पानी। और जो मान लो आपकी ड्रॉट ही है कि मॉइस्चर पानी रिटेन करना है, तो जो लास्ट लाइन है ना, जैसे ये खेत है इधर पर, ये ऊपर का पार्ट है, पीछे की जो आप नाली बनाते हैं ना, उसको खूब इतनी गहरी इतनी चौड़ी बना दो एक, उससे क्या होगा, आप उसको बंद कर दो, उसमें पानी स्टोर हो और वो नीचे से मॉइस्चर दे। जैसे बरसात शुरू हुई उसकी मेंढे तोड़ दो। तो ये भी एक तरीका है जी पानी को रोकने का, आपको तो पानी रोकना है,
बरसात बहुत हो रही है हमारे, सिर्फ इस साल नहीं हुई एक बार, बाकी तो हर कुछ बरसात है, हमारे से पानी रोकना नहीं आ रहा। तो अच्छा, पानी जो फॉर्मूले में नहीं, ये मतलब कितने क्वांटिटी में इसको पड़ेगा? 1 लीटर 9 लीटर पानी, अच्छा, एक लीटर में। तो वो स्प्रे करके आपने ऐसे करके। डाली हमने पिछले साल की भी। तो जी रीप्लांटेशन की प्रॉब्लम इसलिए भी आ रही है, रोटिंग की प्रॉब्लम। हमने करना क्या होता है जी, जैसे ये मिट्टी है, यहाँ गड्ढा बनाया, तो उसको आपने लगभग 1-1.5 फुट ऊपर चक दो बेड, हाँ, हाँ। जिसको बेड राइज बोला जाता है। उसके ऊपर पौधा लगाओ, उससे क्या होगा, जो मेन जड़ है वो नीचे जाएगी, जो वो आपकी फीडिंग रूट है वो थोड़ा ऊपर फ्लो करेगी। जब ऊपर फ्लो करेगी क्या होगा, उसमें रोटिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती? मान लो यहाँ जड़ है जी, यहाँ ऊपर से जो अल्ट्रावायलेट रेज आई सूरज की किरणें, उससे क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली सैनिटाइजेशन हो जाती है उससे, वो तो सब कुछ मार देता है। अगर आपकी डीप लगी है नीचे, तो उसको घुटन में तो वहाँ कुछ नहीं पहुँचता, इसलिए वहाँ रोटिंग शुरू हो जाती है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है आपके कस्सी ते घसा। आप किसी भी रूप में पौधे को डैमेज करते हैं ना, वो हमेशा आपके लिए घातक होता है, आपके प्लांट की हेल्थ के लिए। होगा कि नहीं होगा? कस्सियां मार मार के, खासकर जो फीडिंग रूट्स है वो टूट जाती है। मैन में भी जी, जैसे ही आप देखो जी, एक शेल होती है बनी हुई, एक नेचर है, जैसे आपने हिट किया, जो फंगस है वो एंटर कहाँ से होगी? उसी घाव से। वुलिया फिट जो लगता है वो काहे से लगता है? आपके उसी से। अब वुलिया फिट देखो सबके बगीचों में, आपके जड़ों में, वो कैसा करता है जी, जैसे मान लो ये फीडिंग रूट है, आपने देखना उसको खोल के, बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये पीछे है ना, मतलब यहाँ तन्ना है, ये पीछे, यहाँ गांठें बन गई है। और उसका नुकसान क्या है? फीडिंग रूट ने जो भोजन बनाया, वो गांठें क्या करेगी, उसको पुश पीछे नहीं देगी जाने, उसको बाहर को धकेलेगी, तो ऊपर नहीं पहुंच पाती, जिससे पौधा मर जाता है। उसका एक तरीका होता है जी, अगर यहाँ गांठ है ना, गांठ के पीछे कैंची से कट कर दो, जिसको रूट प्रूनिंग बोलते हैं आप, तो वो पीछे से नई जड़ें छोड़ेगी जी फीडिंग रूट। तो एक तरीका है, वो तब हिट करता है जब आप उसको कस्सी से, कुदाली से मारते हैं। जो आपका पौधा है उसका भाग, मान लो मैंने ये पौधा यहाँ लगाया जी, तो मैं लगभग इस साल इतना भाग तो कभी नहीं खोदूंगा उसका, अगर खोदूंगा तो उससे बाहर। तो ये भी एक तरीका है जी कि आप उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन है जी, खासकर जो पेस्ट है ना, इस पे शायद सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है। अब पेस्ट कटे भाग पे या कैंकरग्रस्त कोई भी टहनी है, उस पे हम कौन सा पेस्ट लगाएं? मेरा अनुभव ये बताता है कि मैंने, जैसे हम ब्लाइटॉक्स पेस्ट बनाते हैं वो भी बनाया, फिर मैंने हॉर्टिकल्चर वालों से संपर्क किया कि आप कोई न्यूजीलैंड से डॉक्टर आया थे यहाँ दत्तनगर में, तो फिल ह्यूज, है जी, फिल ह्यूज, हाँ जी, भी आप लोगों का जो पेस्ट है ना, वो आपका वही गलत है, क्योंकि इसमें जो अलसी का तेल है ना, वही क्वालिटी वाला नहीं, वही उसमें ही डुप्लीकेसी है। फिर उसने ये बताया कि आप ऐसा करो, इसको जो आपका पेंट आता है बाजार में, आप उसको यूज़ करो, और उसमें थोड़ा बहुत ये जो कुछ और बोला डालने के लिए, कि उसको डाल करके उसका पेस्ट करो। अच्छा, अब दिक्कत ये है कि एक तो आ गया जो ट्रेडिशनल है वो, हाँ जी, हाँ जी। एक आ गया प्रोसीड। बिल्कुल जी। ठीक चलो है जी, जी। अभी मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। जी। देखो जी, पेस्टिंग क्या है? पेस्टिंग है कि आपने पौधे को किसी रूप से डैमेज किया है, अब आप अपनी नाकामियां छुपाने के लिए उसको लेप लगा रहे हैं। गलत हो रहा। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, दो 20-20 लीटर के 2-2 गैलन लाते थे हम पहले ना, ब्लैक जापान आपने सुना, वो उसका कर्णधार में ही हूँ, मैंने लाया था, वो इसी चक्कर से लाया था, उसकी भी स्टोरी सुना। कभी 30 लीटर, कभी 35 लीटर, कभी 25 लीटर, कभी 20 लीटर, कभी 40 लीटर, आधे मर गए उसी में। आज ये स्थिति है मेरे बगीचे में ना जी, 1 लीटर भी नहीं लगता। क्यों? हमने अपनी तरीकों में सुधार किया। पेस्ट की तो है एक बात ये, अब आती है बात के कौन सा यूज करें, वो कैसे आप कंट्रोल करें, वो आपको मैं खेत में बताऊंगा कि जो मेरा प्रूनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें आपको जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ पेस्ट पूस्ट की, कुछ भी नहीं है जरूरत। फिर बात आती है जी कि भाई पेस्ट जो आपके पास रेड ऑक्साइड वगैरह जो ये चौपाटिया पेस्ट है, अगर आप उसको खुद खरीदेंगे ना, 3-4 चीज़ें, ये लाया ये लाया ये लाया, उसको बनाएंगे, उसकी लागत आती है जी 1200 रुपये से लेकर 1500। और हमारे को चौपाटिया नहीं, हमारे को लग रहा हो चौपाटिया 80 रुपये में कोई चौपाटिया हो सकता है? ऐसा क्या फॉर्मूला जो 1300 रुपये का बैठ रहा था उसने दे दिया 80 रुपये में, कमाया भी, टैक्स भी दिया। तो आप समझो जी,
ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। तभी मैंने बोला ये चीज़ हमने थोड़ी नहीं रखी, इसके लिए तो विभाग और यूनिवर्सिटी थी कि तुम एक ऐसा सिस्टम रखो कि ऐसी चीज़ों को बाहर फेंकवाओ ना। बनाने वालों को जेके ही है, बेच रहा ना 120 रुपये। अरे सरकार का काम है, खड़ा तो करे इसको कि अरे जेके तेने कैसे बना दिया ये 120 रुपये में, कौन सा फॉर्मूला, ये हमारे को तो बता हमारे देश में क्यों होता है ऐसा। बेसिकली ये लूट है, खुली लूट, सब चीज़ों में लूट है। तो इसमें तो मैं आपको अभी तो शुरुआत ही में बता रहा हूँ, इसके बाद अभी मैं बोडो मिक्सचर पे भी बात करूँगा। तो आप समझो जी ये लूट है, या तो आप खुद बनाए। फिर जब मैंने ये स्थिति समझी ना जी उस दौर में, हाँ जी। फिर हमने सोचा कि यार मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन कि मैंने कहा ये है क्या ये पेस्ट। मैं दो चीज़ें समझा जी, अंदर का सैब बाहर नहीं आए, बाहर का पानी और काय के लिए लगाते थे, ठीक है। फिर मैंने फॉर्मूला कहाँ निकाला, मेरे घर के आगे एक खंबा था बिजली का, मेरे हिसाब से दादाजी के टाइम को ना, आज तक नहीं सड़ा भाई। क्यों नहीं सड़ा? उसमें नीचे क्या लगाते थे, काला काला लगाते थे ना जी, जो फॉरेस्ट वाले बाउंड्री लगाते हैं अपने जंगले की, बाड़ लगाते हैं, उसमें क्या लगाते हैं, पोल में। फिर आपने ऐसा घर बनाया आरसीसी का, जब आप एक चौखट खड़ा करते हैं एक साइड को काला काला लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते थे जी? कि वो बाहर का पानी, अरे जब इतना बड़ा अच्छी चीज हमारे पास थी तो हम ये चपाटियाँ क्यों लगा रहे? हमने क्या किया कि ब्लैक जापान नाम का एक चीज हमने लाई। अब देखो कैसे लूट चलती है। हम चंडीगढ़ से राशन लाते जी पूरी साल का, इकट्ठा ही सारे लोग ना, पूरी साल भर, सिर्फ सब्जियाँ खरीदते हम बाद में। तो वहाँ से हम लाते थे जी, जो हमारी वहाँ की दुकान थी हार्डवेयर की, वहाँ जो सबसे निचला ग्रेड था उस टाइम आता था जी वो 20 लीटर 5 की 550 रुपये का। 2000 ये लगाओ जी आप 3-4 के आसपास की बात हो रही है। लाते थे जी वहाँ अलग अलग ग्रेड का, वहाँ 4500 रुपये का भी था 20 लीटर, 5000 का भी आता था। मगर हमारे लिए यूज़ क्या था, 550 या 500 वाला हम लगाने लगे। जब वो मैंने ओपन किया, उसके रिजल्ट देखे, लोगों के विजिट होने शुरू हो गए बगीचों में, तो लोग डिमांड करने लगे, फिर फंस गए। फिर कंपनी वालों ने और दुकानदारों ने क्या फॉर्मूला निकाला, 1 लीटर की उसमें ब्लैक जापान। एक दिन मेरे को रोड से फ़ोन आया कि जी अरे भाई जी डिम्पल भाई आप हो? मैं कहा हाँ जी। अरे ब्लैक जापान खरीद रहा था, ये वाले भाई से ज़रा बात करो। जिस लाले से वो बात करा वो मेरा जिगरी यार। तो उसने बोला कि डिम्पल भाई हर कुछ रिजल्ट है इसके। मैं कहा कितना मांग रहा है? बोलो 20 लीटर। मैं कहा 60 एक दे दे इसको। ऐसे लोगों के लिए ऐसा ही नहीं जी, आपने फ़ोन करना साइड से फ़ोन कर लो। बेसिकली जो वो वाला था जी वो यूज ही नहीं होता ट्री में। बंदा बोलता मैंने इतना 1000 लीटर बेचा पिछले साल। बेसिकली जी बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपने देखना कि आप किसका। लास्ट में हमने क्या किया, जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में बिरोजा आता था ना जी, फिर हम उसको यूज़ करने लगे। तो जब मेरे अपने घर की बात है, आप आए मेरे खेत, यार हमारे को तो मिलता नहीं, दे दो दे दो दे दो। तो जब डीएफओ जगवीर दुल्टा जी सावड़ा है, फिर हमने क्या किया, मेरा दुल्टा जी यार ब्लैक जापान बोलो उसका तो मैं मालिक हूँ। मैं एक ट्रक उतारो, एलपी उतारा। उस साल उन्होंने इतना पैसा कमाया जी कॉर्पोरेशन ने, उससे लोगों को मिल गया सस्ता और एक जगह मिल गई। बाकी देखना आपने वो कहीं नहीं बिकता। नहीं बिकता। पिछले साल क्या कर दिया, रिलायंस ने सारा बिरोजा खरीद लिया। आप रेट जो बिरोजा का आपका 1100 रुपये का ड्रम आता था, आज उसकी कीमत होगी जी 4800 रुपये। रिलायंस ने ले लिया सर। आप समझो, अब देखो ना जी प्रॉब्लम शुरू होगी। फिर हमने क्या निकाला, मन्ने देश को। फिर हमने क्या निकाला, अब ये घर वाली आगे रोज आप देखते हैं ये दीवार सदियों तक अपेक्स अल्टीमा। फिर हमने अपेक्स लगा लिया। हमने तो फॉर्मूले ढूंढने ना जी, हम तो जुगाड़ू आदमी है ना ये देश के, तो हमने जुगाड़ ढूंढे सस्ते से सस्ता, तो उसके भी बेहतर रिजल्ट आए। या तो आप खुद बनाएं। सबसे ज्यादा जो खराब करता है आपके पौधे को जो आप उड़ाते हैं, अलसी का तेल जलाता है। जहाँ तक वो नीचे गिरता है ना, चुड़ता है ना जी, वो सारी स्किन को निकाल देता है। पहले हमने घाव से ये दिल में बना लो कि हमने पौधे को डैमेज करना है। उससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, फेविकॉल लो, फेविकॉल में बुरादा मिक्स करो और उसको बड़े घाव पर, उससे क्या होगा, तो वो ना टूटेगा, ना पानी को अंदर जाने देगा, ना बाहर का। ब्लैक जापान भी बढ़िया है। तो इसीलिए इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है जी कि कौन सा बेहतर है। प्रोसील के बारे में क्या इरादे आपका? देखो जी, कोई भी चीज़ ऐसी जो परे घाव के ऊपर खड़ी रहे वो प्रोसील है।
सील करना ना जी, अब वो प्रो सील भी हो सकता है। मेरा यहाँ भी एक ये है जी, 800 रुपये का प्रो सील क्यों, जब 200 रुपये का या 300 रुपये का अपेक्स अल्टीमा है, वो भी तो सेम है ना। उसको केमिकल दे इसमें ना, बस प्रोसेस में देखो जी वही वाली बात है जी, आपने उसको पढ़ना, वो बना कहाँ का है? कुछ भी नहीं उसमें। क्या बोला गया, इटली का कि कहाँ का, नहीं फ्रांस का, ये इसका न्यूजीलैंड से आया क्या? न्यूजीलैंड का है जी, न्यूजीलैंड का। और भारत तक कितने रुपए का, 250 का तो यहाँ बिक रहा है, 120 रुपए कीमत है उसकी। रोडू में हमारे 120 रुपए बिक रहा था। आधा लीटर है। ऐसा कौन सा देश है जो एक चाइना के बाद जो 1 लीटर की वहां से लाके यहाँ तक 120 रुपए में पहुंचा दी। यह जी मार्केटिंग। फेविकॉल में कंपटीशन में फेविकॉल अब समझो ना जी, 120 रुपए में न्यूजीलैंड से कौन सी चीज आ सकती है यहाँ पर, जो यहाँ बिक भी रही है, टैक्स भी दिया, इंपोर्ट ड्यूटी भी दी, क्या 2 रुपए का था वो? तो आप समझो जी इतनी सस्ती चीजें बनती नहीं है। अब क्या है, वही तो जांच का विषय है कि बिक तो रहा है, चेकिंग कौन करेगा, कौन करेगा जिस चीज को चेक। तो ये चीजें है जी जिसका मेरे पास भी जवाब नहीं है, वो हमारे अपने अंदर है कि ये H2O2 है ना, हाँ जी, ये सैनिटाइज टूल सैनिटाइजर के रूप में टूल्स सैनिटाइज के लिए यही होता है जी। मेरे बगीचे में पहले एक पौधा प्रून होगा, फिर अपने टूल्स सैनिटाइज मैंने होंगे। इस बार यूज किया तो पर वो उसमें थोड़ा हाथ में लगता है, वो देखो जी जला भी देता हूँ तो हाथ है। ऐसे बना ना आपका हाथ, वो एक निशानी है, वो एक निशानी है किसान की, क्या खराब है। आप समझो हल्का जलाता है जी, मैं मान गया, मगर जो मेन चीज है वो तो खत्म हो गई। जलाने भी नहीं, मेरे कहने का मतलब टूल को पूरी जैसे कैंची है या वो पूरा साफ कर दे। डैमेज कर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कैंची को थोड़ा करेगा वो टाइम नहीं करता, वो तो सफाई करता। जितना जंग जुंग होगी ना किसी चीज में, आपकी जंग वाली चीज, उसके ऊपर स्प्रे कर दो उसकी, तब देखो आप। एक खोखरी थी मेरे पास पुरानी जंग वाली, उसके ऊपर डाला तो सारा साफ करके उसने साफ कर दिया। मैंने इस बार यूज किया ना, हाँ वो बढ़िया चीज है, वो करने चाहिए, उस पे भी हम बात करेंगे। अच्छा सर एक चीज़ है, जैसे ये जो रूट रॉट है ना, इसमें अब 2-3 चीज़ें यूज हो रही है। जैसे प्लांटोनिक्स की बात करते हैं, ट्राइकोडर्मा है, सोडोमिनास है, कोसाइड है या चिग्नोनिलस होता। आपकी राय में कौन सा चीज़ बेहतर रहेगी? देखो जी मैंने इसका जवाब पहले ही सबसे पहला हाँ। दिया था कि हमने इस लैंड को फर्टाइल करना है। वो कैसे होगा, जो उसमें पॉपुलेशन है, जो ट्राइकोडर्मा सोडोमोनास है, वो एक अच्छा वे है उसको करने का। या आप जो जीवामृत बनाते हैं हाँ। उसमें भी वही तो है, जंगली मिट्टी उसमें 1 किलो डाल के गुड़ बेसन के साथ फंगस को मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर 1 लीटर में ट्राइकोडर्मा में अगर मान लो 1 लाख जीवाणु है, ठीक है जी, आप उसको फीडिंग करते हैं और 4 दिन रखते हैं, उसकी पॉपुलेशन इतनी जल्दी बढ़ती है, वो मिलियंस में हो जाती है। इसके बाद उसको आप सॉइल में डालते हैं, वो एक तरीका है। फिर आएगी प्लांटोनिक्स। प्लांटोनिक्स के अंदर क्या है वो जाने कंपनी वाला। एक चीज हम क्या जानते हैं, मेरे बगीचे में जब वो आए, एक आया ऐसे कंपनी वाले भागते जी, वो ना थे मेरे पास, क्योंकि वहाँ जवाब देने पड़ते हैं, रिजल्ट देना पड़ता है, कई फेल होके भागी गए। तो ये मेरे रूट स्टॉक थे जी 111 पे, उस पर जेरोमाइन स्टंट होने लग गया 4 साल बाद। ग्रोथ ना मेरे को नहीं थी जी समझ सच में, मैं कहा ये कैसे हो गया यार। तो उसने क्या किया कि बोलो चंदन वाले जी, बोलो कसी लाओ एक। मैंने कसी लाई, बोलो खोदो। मैंने खोदी जी, इतनी एक मिट्टी हटाई थी, उससे नीचे कसी न घुसे। ये क्या हो गया, बोलो कभी देखा आपने ये चीज? मैं कहा जी नहीं, मेरे तो देखा नहीं, क्योंकि एक तो अब सेंटी भी हूँ ना, अब पहले तो बगीचे में होता था, पता लग जाता था, मैं तो कभी कभी जाना। तो बोलो तोड़ो इसको, फिर मैंने उसकी शेल को तोड़ा। उसने बोला था जी एक केमिकल लेयर, एक तरह की टीसीपी बॉन्ड बोलते हैं वो लोग। केमिकल के यूज से क्या हो गया, जब नमक वगैरह मिलके ना जी एक लेयर बना देते हैं। आपने देखा होगा आजकल जैसे थोड़ा पानी आता है तो बह जाता है नीचे, हाँ। वो रुकता नहीं है। उसके पीछे रीजन है कि वो ऊपर वाला गीला होता है, बारिश वाला मौसम था और बीच में सूखा। जब वो शेल तोड़ी उसके नीचे फिर मॉइस्चर, वो जो जड़ें थी ना मेरी, वो ऊपर ही फ्लो कर रही थी उस परत के ऊपर। तो मैंने कहा ये क्या है, बोले ये टीसीपी बॉन्ड है। मैं भी नहीं जानता था ये टीसीपी बॉन्ड। मैं कहा अब ये बोले ये ठीक कैसे होगा। उसने बोला जी मैं आपको प्लांटोनिक्स देता हूँ। मैं कहा जी दो, एक किट, बोलो ट्रायल देते हैं। मैं कहा ना, फ्री में ले लिया ना मैंने कहा तेरे से, अगली बार बोलेगा कि अच्छा बोल, फिर बोलना भी पड़ेगा जी अच्छा है जी। मैंने कहा भाई ना, बोलो 6200 रुपये की किट है। मैंने कहा ये पकड़ 6200, और यहाँ से बोलो यहाँ से यहाँ तक ट्रायल लगाओ। हमने ट्रायल डाले, मैंने लाइव बनाई उस दिन बशर्ते, आज भी वो तो वो कहीं नहीं मिटती कि मैंने कहा जी जब अगली बार हम मिलेंगे
तो ये साथ हो गए, मेरा फोन ऑन होगा, साथ में जनता होगा। जनता आ गई उस दिन 150-200। मैंने कैंप ऑर्गेनाइज किया पिछले साल सर्दी में, पिछले साल की बात। मैंने फोन ऑन किया लाइव, मैंने क्या जी पीछे ना मैंने देखा वो बॉन्ड बूंद तो और क्या क्या था, बोलो रूट डेवलपमेंट करता जो भी वो बोल रहा था। तो हमने फोन ऑन किया, मैंने देखा जी उसी तौलिए को फिर से खोदा। पहले तो वही तौलिया खोदा जिसमें पहली बार खोदा, बल्कि वो गड्ढा भी वही रखा था जी। मैंने बोला था लेबर को इसको भी नहीं छेड़ेगी तुम, ये का ट्रायल वाला पौधा है। तो जी वो बॉन्ड वहाँ नहीं था। वो कैसे तोड़ा उसने? अच्छा मेरा ये मानना है कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। जो आपके रूटोज वगैरह या जो आप ये डालते हैं, जो बाकी ये बैग चीज़ तो यही है। जब ऑर्गेनिक है ना, जो रूट की डेवलपमेंट करिए, अब उन्होंने क्या कंपोजिशन है वो अलग इशू है। उससे क्या हो गया जी, वो शेल टूटी। फिर जो फीडिंग रूट थी वो ऐसे करके ब्लैक ब्लैक सी थी, जहाँ वो डाला गया था उसकी लेंथ इतनी नहीं होगी जी नई रूट्स की। जैसे उसने इधर को चलना शुरू किया, पौधे में जान आ गई जी। और फिर हमने क्या किया, जो लास्ट प्लांट था वो भी लाइव में था कि यहाँ तक मैंने डाला है। तो उसने वहाँ खोदा, वहाँ तक, फिर हमने उसके साथ वाला पौधा खोदा, वहाँ रूट डेवलपमेंट वैसी थी जैसी पुराने वाली थी। तो जो मुझे रिजल्ट लगा, मैं ये मानता हूँ जी, कोई भी अच्छी चीज़ होती है उसको हमें प्रमोट भी करना चाहिए। कई लोग ना जी बड़ा वो करते हैं मेरे से ना कि जी ये तो प्रमोट करता है किसी को। यार अगर नागाधार वाले अच्छे हैं तो बुरा कैसे बोलूं? लोग पूछेंगे कि सबसे अच्छे लोग कहाँ के लगे, अगर मानो मैंने नागाधार ही बोला तो मैं ये बोलोगे ना मेरे को नहीं पता। अरे पता भाई, अच्छी चीज़ बोलेगे। ये रोग वो लोग झाड़ते हैं जिनकी अपनी कभी ये बोला कि भाई करीना कपूर फेयर एंड लवली की ऐड क्यों कर रही है? बोलो सफेद होते हैं हम तो काले हो रहे हैं उसको लगा लगा। तो बेसिकली जी आप समझो ये मार्केटिंग है। और जो एनजीओ थी जी उसमें एक मुद्दा मैंने और रखा था, चलो बाकियों को छोड़ो, सचिन को छोड़ो, अमिताभ को छोड़ो, प्रीति जिंटा तो हमारी है। और आपको बता दूं जी मेरी वो मासी है, मेरी मम्मी की रियल कजन सिस्टर, हमारे रोडू की। कभी आपने ये देखा कि प्रीति जिंटा क्या आदमी कभी ये हो गई, ये है शिमला का, इसको खाओ और तंदुरुस्त रहो। ऐड हमारा सेब तब बिकेगा भैया जब एडिंग होगी। जो उधर वाले हमने थोड़े ना खाने, हम तो 2-2 दाने खाते हैं। जो असली खाते हैं वो मार्केटिंग थी जी। सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया, क्यों नहीं करते जी ऐड? सुबह से शाम तक टीवी देखते हम, ऐडों पे ऐड। तो साली वो सेब की ऐड क्यों नहीं आ रही जी वहाँ पे? तो वो हमने देखना है कि हमने मार्केटिंग कैसे करनी है। वो थी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तभी मार्केटिंग की पढ़ाई करते जी हमारे बच्चे। कल एक पार भी मिला इनके यहाँ, बोलो मैं मार्केटिंग में जा रहा हूँ। मैं कहा मार्केटिंग में इस चीज़ का ध्यान तो रखिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो हमारा ये मुद्दा है कि जब हम मिल के रखेंगे ये मुद्दे तो शायद सरकार थोड़ा सा पैसा खर्च करेगी मार्केटिंग पे। आपको और मेरा सेब अदानी खरीदता है, आपका और मेरा स्वीट ऑर्चर्ड, आपका फलाना JSB ऑर्चर्ड, कुछ ऑर्चर्ड हो गया, उसको कोई नहीं जानता। फार्म पिक को सारी दुनिया जानती है। क्या है भी फार्म पिक? उगाया हमने, फार्म पिक उसका कैसे बन गया? और वहाँ तो वो तो एक ही रंग के बेचता, हम तो अलग अलग बेचते हैं, स्वीट ऑर्चर्ड फलाना ऑर्चर्ड। समझो इस चीज़ को, ये होती जी मार्केटिंग। मार्केटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, वो तब होगी जब हम, ये तो मैं आपको सच बोल रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा और पढ़ा लिखा होता ना, ये तो अभी कम हूँ मैं, इनके लिए इतना ही ठीक है, नहीं तो शायद और ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ आते। तभी हमारे को एक ऐसा NGO की ज़रूरत थी जी, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे, मेरे से ज़्यादा एडवांस लोग एक मंच पे रखे, शायद उनकी बात को हम आगे ले सके। क्योंकि जी नई जनरेशन, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल को कोई और होगा, नई जनरेशन तो करेगी जी ओवरलैप। ये तो नियम है संसार का। बशर्ते है कि आपने अपने कर्म कैसे किया, अपना काम कैसे किया। प्लांटोनिक्स का ट्रायल मैंने भी लगाया था सर। कैसे प्लांटोनिक्स का देते जी वो? नहीं सर, मैंने किया था अपने खेत में, ट्रायल लगाया था। तो ऐसा कि ये जो कॉस्ट वाइज ये कुछ ज़्यादा हो जाता है। देखो जी मैंने एक चीज़ देखी है, कोई भी कंपनी वाला आता है उसको पहले पकड़ के लाओ कि ये ट्रायल लगा इसमें अपने पैसे का, बोलो ये मैंने लाया है, ये ट्रायल है, मेरी तरफ फॉर्मूला बनाओ ना, वीडियो ऑन, बोलो बना, ताकि अगर गलत हुआ ना तो अगली बार छुट्टी तो हो जाए। तो ये चीज़ हमने देखी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है भैया। हम तो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि जो चीज़ दिख गई वो अच्छी है, जिस दिन नहीं आएगा उस दिन हम ही खड़े हैं। हम नहीं बोलना कि भाई नहीं बन रही बात। और एक चीज़ आपको बता दूँ, 2 साल हो गई थी मेरे को बगीचे में, 2 साल से मेरे बगीचे में कोई भी खाद नहीं पड़ी, सिर्फ प्लांटोनिक्स पड़ा, डॉक्टर ऑर्चर्ड टाइप में पड़ा, एक नेचुरल, और अपना गोबर। इस साल मैंने हाइट भी रखी। क्यों? मैंने जब जांच की मेरे मिट्टी में सब कुछ था, तो मैं क्यों डालूं? तो इस साल फिर से मैंने जांच करनी है 3rd ईयर में। नहीं वो ठीक है, जहाँ नजर आई कॉस्टली पड़ता है। अरे वही बात भैया, तभी मैं बोल रहा हूँ कि वो कंपनी है ना, अब मेरे कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में नहीं है।
उसके ऊपर एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि तेरी लागत क्या है और तू इतने में क्यों बेच रहा है। मगर एक चीज है जी, अगर तो रिजल्ट है Result तब तो तो है, महंगा नहीं result है। है। देखो जी, Result मान है, लो वो element किसी है। चीज के रिजल्ट नहीं है, अब आप खुद बोलो यार, अभी आपको मिला वो, अभी मैं आपको कोसाइड की बात बताता हूँ, कॉपर हाइड्रोक्साइड। हाँ जी। मैं अम्बाड़ा से लाता था 2 और 250 रुपये का किलो, यहाँ नहीं होता था, हिमाचल में नहीं था। फिर डूपॉन्ट कंपनी ने कर दिया जी उसको इंट्रोड्यूस, आज उसकी कीमत है 2000 रुपये से 2100 रुपये किलो, 600 ग्राम पड़ता है। कंपनी ने क्या कर दिया, बोलो 250 ग्राम डाल, दोस्त था 600 ग्राम, उस पर किसका कंट्रोल है? मैं तो रोज बोल रहा हूँ कैसे कैसे बढ़ गया, क्या ये तो सोने से भी तेजी से बढ़ गया, इतना तो सोना नहीं बढ़ा था, ऐसी क्या दवाई है? आप हाँ जी, आप समझो भैया ना, ये चीजें ना हमारे बस में नहीं है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि एक जो एनजीओ जब स्ट्रांग होगी, हम सारे एक एनजीओ हाँ। छोड़ो यार, जब हम संगठित है ना, हम एक चीज का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये इतनी स्पीड से क्यों बढ़ी, लागत बढ़ गई कहीं फैक्ट्री की वजह से। फिर ये है कि जैसे रूट रॉड से जड़ें काट दी जाए। अब एक बात चल रही थी कि अगर थोड़ा सा उसकी पुराई करके तने की, जो ग्राफ्टिंग यूनियन और उसके बीच का जो गैप है, क्या उससे द्वारा जड़ें निकलती है? आप छोटे पेड़ की बात करें कि बड़े? देखो जी, सीडलिंग एक ऐसी चीज है, जब आप यहाँ ग्राफ्ट करेंगे ना, उसका ग्राफ्टिंग यूनियन नीचे की ओर जाता है, आपके पास तो उसके बीच का भाग ही नहीं बचा, आप किसको दबाएंगे? और ऊपर से आपने पहले उसको अंदर डाल के रखा हुआ है, या तो आपको मिट्टी फिर 1 किलो की परत, 1 फुट की परत खाली करनी पड़ेगी, फिर मिलेगा आपको। ये पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। रूट स्टॉक में है जी, रूट स्टॉक में क्या होता है, अगर नीचे की जड़ खा ली ना जी, ऊपर वो जो बर्ड नोट्स बोलते हैं जिससे वो जड़ें लगती है, उसको हाँ। फ्राई करो तो उसमें जड़ें आ जाती है, मगर सीडलिंग में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, साथ में रूट बोरर वाला भी करो जरा। रूट बोरर पे आपने कुछ ट्रायल में डाला होगा, जो लेटेस्ट रिजल्ट। देखो जी, हर चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को मानने के लिए आपको उसका जीवन चक्र ढूंढना पड़ेगा। आपने देखा होगा, पढ़ाया था साइंस में, फोटो होती थी, सूरज से पत्तियां बनी, पत्तियों ने भोजन बनाया, उसको बकरी ने खाया, बकरी को शेर ने, वो जीवन चक्र है जी हमारा लाइफ सर्कल जिसको बोला। वैसे ही कीड़ों का भी लाइफ सर्कल होता है। एक चीज याद रखना कि वो फंक्शनिंग कैसे करते हैं। बल्ब के पास आपके मॉनसून में पहले वो आते हैं ना, बड़े बड़े गेहूं, एंटीने वाले गेहूं, वो है जिसकी मादा। एक लार्वा बोरर का 3 साल तक जीता है। 3 साल के बाद जब उसको पंख लगते हैं ना, फिर वो उड़ के आपके बल्ब के पास आता है। उसका लाइफ सर्कल होता है जी, वो आने के बाद वो सिर्फ 21, 22, 23 दिन तक ही जिंदा रहता है। उसी बीच वो मेटिंग भी करता है और अंडे भी देता है। अब उसका सिस्टम समझना आपने, कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि जब वो मिट्टी से बाहर निकला, मैं एक वीडियो में हर चीज़ बोलता हूँ जी, हर बीमारी का इलाज दवाई नहीं हो सकती। हर बीमारी का इलाज हो सकता है जी, नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं हमारे को ये देखना पड़ेगा कि हम उसका सिस्टम कैसे बिगाड़ें। जब वो बल्ब के पास आते हैं, आज हमारे घरों की स्थिति है जी, 50-50 बल्ब हमने बाहर लगाए हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि मेरा घर है, मैंने लाइट लगाई है। यार 15-20 दिन के लिए क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, उन बल्ब को बंद करके सिर्फ एक ही बल्ब जलाए, उसके नीचे हम पानी की परात रखे, उसमें 2 ढक्कन मिर्च तेल के डाल दे, वो गेहूं उला के उसमें मर जाएंगे और उसकी जनरेशन वो टूटेगा ना, एक सर्कल। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैं हूँ बराड़ का, आप है नागदार, क्या बराड़ का गेहूं नागदार आएगा? नागदार को उधर चलेगा घूमने के, आज डिम्पल के साथ ही चल पड़ते। नहीं जी, हमने अपने लोकल जो भी हमारा समाज में है वो कंट्रोल करना है। बराड़ नहीं सुधारना, हमने नागाधार सुधारना है। जब ये सुधरेगा उस दिन पार्ली साइड भी सुधरेगा, नीचे के सुधरेगा। तो हमने ये देखना कि गेहूं को कंट्रोल करना है। फिर दूसरा तरीका आता है जी उसका, तो एक मादा कीड़ा कम से कम 300 से 400 अंडे देती है, 300 से 400। मान लो आप लोगों ने मिलके कलेक्टिवली 1000 मार दिए पकड़ के सबने, 1000 गुणा 500 करो, 10,000 बने। देख रहा मैं, मैथ मेरा बड़ा वीक है। 5 लाख मार देगा आपने जितने भी आए। समझो, ये सिस्टम तोड़ना पड़ेगा। और ये अकेले गुरुजी का मेरा काम नहीं है। इस गांव में एटलीस्ट जब सब लोग जागरूक होंगे, सब लोग उसको कलेक्ट करेंगे, तब जाके वो कंट्रोल होगा। उसके बाद बात आती है जी उसके इलाज की, और उसके अलावा तो कोई फॉर्मूला तोड़ना चाहिए। देखो जी, जिस दिन जब वो आने शुरू होते हैं, उसके बाद जिस दिन अमावस्या होगी, जिस दिन अमावस्या, उस दिन वो मीटिंग करते हैं।
बाकी वो कभी टाइम पीरियड है उनका। चलो जी, आप मीटिंग से नहीं रोक सकते, सब बिजी है जो भी है। उसके बाद बात आती है कि वो अंडे कब देते हैं। वो देंगे जी उसके दिन, जिस दिन पूर्णमासी होगी। अब वो अंडे कहाँ देता है? देखो जी, ये चीजें आप झुठला नहीं सकते, कुछ चीजें ना सिस्टम में बनी है। जो आपका तौलिया है ना जी बाहर, जहाँ आपने वो मिट्टी होती है खड़ी की हुई, वहां पर हमारा घास उगता है, उसको चाहिए छाया और नरम मिट्टी, ताकि जहाँ वो अंडा दे सके। वो क्या करता है, वहाँ फीडिंग रूट होगी ना हमारी भोजन के लिए आई हुई, आप खाद डाल रहे हैं, वो जड़ें तो वही होनी, वो क्या करेगा, वहाँ छोटी जड़ के पास अंडा दे देगा। तो वो उसका लार्वा पहले उस फीडिंग रूट को खाएगा, सीधा बड़ी में थोड़ी नहीं घुस जाएगा, मान लीजिए कैसे खाएगा वो, इतनी बड़ी शेल को कैसे तोड़ेगा? तो वो वहाँ उसको खाना शुरू कर देता है। जब वो उसको खाना शुरू कर देता है, फिर वो डेवलप होता है। अब हमने क्या करना है, कोशिश ये करनी है, जब वो फर्स्ट शावर होता तो आप अपने तौलिए को एटलीस्ट साफ रखें। और उसके अलावा मान लो आपने कोई इंसेक्टिसाइड पिट्टू मशीन से तो उस तौलिए में आपने स्प्रे कर दिया। कोई माँ अंडा देगी जहाँ पर मरने के चांस है, वो क्या करेगा, वो ऐसा नहीं कि वो छोड़ेगी, वो तो देगी देगी, फिर वो वहां से उड़ के पड़ोसी के यहाँ चले जाएगी। फिर बात आती है कि पड़ोसी के यहाँ भी क्यों जाए, फार्मर तो हम सब है। फिर बात आती है कि जब हम सब लोग मिलके कलेक्टिवली करेंगे, फिर वो जाएगा जंगल जुंगल में, दूर हो गया आप लोगों से। ये सिस्टम है जिसको शेल को तोड़ने का। फिर बात आती है, और एक और बात आती है बोरर के रिगार्डिंग, उसका जीवन चक्र आपने एक तो वहां तोड़ा, फिर उसके साथ में एक चीज समझो, वो होता क्या है, वो होता है जी कोल्ड ब्लडेड, ठंडे खून वाले गर्म खून वाले जंतु आपने पढ़े होंगे। हम लोग हैं गर्म वार्म खून वाले, वो तो ठंडे। जो ठंडे वाला होता है ना, वो ज्यादा ठंड में रह सकता है ना वो ज्यादा गर्मी। आपने कभी उसको ऊपर चलते हुए देखा मिट्टी पर? कभी आपने उसको ऐसा देखा कि सर्दी में भी वो जिंदा होता है? क्यों चले जाते हैं सर्दी में वो डीप, मतलब वो नीचे रहते हैं उन जड़ों के अंदर। आपने देखा होगा, आपने जो भी पेड़ गिरे आपके, आपने देखा होगा यहाँ से उसने आया, यहाँ पर रिंग मारा, वो काटी हुई है जड़, ऐसा ही होता ना। उसके बाद वो आपको दिखता नहीं है, फिर तब दिखता जब आपका पेड़ उठा पड़ जाता और वो नीचे होता है यहाँ पे। और वो देखना जी, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं आता, बोरर डायरेक्ट ऐसे नहीं चल सकता उस जड़ के अंदर। जड़ कैसी होती है, यहाँ से एक गई, वहां से डबल, फिर आगे गई डबल, ऐसे करके जाती है ना, देखो जड़ फैल के। तो जो ये भाग होता है ना जिस जड़ का, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, इस जड़ का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है ये। वो यहाँ नहीं खा सकता, वो क्या करता है, जहाँ से डबल होगा ना वहाँ पे आके रिंग मारेगा, उसको काट देगा, अंदर तने में पास घुसेगा और पौधे को पुट्ठा फेंक देगा। अब हमने क्या करना, वो कैसे चलता, वो केंचुआ नहीं है। यहाँ बात आती जी, फिर आपकी कुदाली कसी, देखो जी वो मिट्टी भी नहीं फाड़ सकता बड़ी टाइट। हमने क्या करना है, जो वहाँ का नजदीकी का बड़ा सा भाग है वो हमने टाइट रखा है, जिसको हम तौलिया बना बना के खत्म करते हैं। वो क्या करता है, जब वहाँ रिंग मारता है तो जो आपने तौलिया बनाया होता है इतना, वो जो नरम परत होती है यहाँ से उठता है, इसमें जाता है और ऐसे डाउन पौधे के नीचे, जब नीचे चला जाता है वो आपके पौधे को। हमने वहाँ का भाग मजबूत रखना है, मिट्टी को छेड़ो नहीं उस मिट्टी को। सब चीजें बीमारियां तो आपने पैदा करा दी। अगर मान लो वो बोरर इस मैट के बाहर खाता है जड़, पेड़ यहाँ है तो खाने दो ना, बढ़िया, वो तो फायदेमंद हो गया, वो तो रूट प्रूनिंग होगी, वहां से नई जड़ें उगती है। देखो आपने देखा होगा, मगर वो खतरनाक तब होता है जब वो मेन स्टाम्प पे आ जाता है। आप समझो उसको, जब आप ये छोटी छोटी चीजें अप्लाई करेंगे तो आपको इनसे निदान मिलेगा। बाकी जो बाहर से लोग आए, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। कुछ भी है जी, सही है गलत है जो मर्जी सर, एक आपने ट्रायल लगाया था रूट बोरर के रिगार्डिंग, ये जो बेबी सरिन क्या था सर? बबेरिया। हाँ बबेरिया। देखो जी, बबेरिया बेसिना, ट्राइकोडर्मा सोडोमेनस, ये यहाँ नहीं मिलते थे। सबसे पहले शायद ये स्टेन कंपनी ने उतारे थे जी। मैं 2005-6 के दशक के आसपास में हम अम्बाड़ा जाते थे। एक मेरा मित्र है विक्रांत कप्टा, वो बड़ा होते ना कई लोग जुगाड़ू, तो मेरा तो नहीं था बाहर भूर का, वहाँ तो छोटा छोटा दुकानदार भी बंदे को, कप्टा जी कैसे है जी आप, उस जमाने से तो बड़ा तेज था जी, उसको इन चीज़ों के बारे में मेरे को नहीं था जी पता। तो फिर हम वहाँ डिटेल में कही ये क्या है, बोलो ये बैक्टीरिया है हमारी लैंड की, जो स्टार्टिंग स्टेज थी सीखने की, लर्निंग प्रोसेस में था, वहाँ मिलता था वो। तो मैंने क्या कहा, बोलो ये रूट रॉड कॉलर रॉड जो है उसके लिए नीचे भी यूज़ होता कहीं। तो हमने क्या किया जी कि मैंने कहा ऐसा कैसे होगा, जब पौधे मर रहे हैं रूट रॉड से
पहले तो मैंने भी कॉपर से किया था। 11 एक पौधे थे मेरे पास बगीचे में जो ढीले पड़े। मैंने देखा उसकी जड़ों में प्रॉब्लम। मैंने क्या किया, नीला तोता उस जमाने के हिसाब से सबसे पहले आज 2000 के दशक में जो मेरे पास है, हमने ड्रेंचिंग की उसकी 15-15 दिन में 2 या 3 बार की मैंने। तो आज आप हैरान होने, आज भी उनमें ऐसे कई पौधे जिंदा है। मगर जब मेरे को उसकी फंक्शनिंग लगा कि नीला तोता लैंड को ख़त्म कर देता है या ज़्यादा इस्तेमाल से वो खतरनाक है, तो हमने उसको बंद कर दिया। फिर मेरे को आया कि मैं कहा अभी और भी तो आएगा। हमने क्या किया, नीचे से उसको हम खरीद के लाते थे थोड़ा थोड़ा, ट्राइकोडर्मा बवेरिया। तो उसका कल्चर सीख लिया हमने। तो उसको बना के ना जी, लेबर को बोला घर में बकेट में बना देता था उसकी 4-5 दिन फंगस तैयार करके, फिर उसको ड्रम में मिला के लेबर को बोल के कि पूरी मिट्टी में डाल दो। हम उसको रेगुलर इस्तेमाल करते थे साल में एक बार। उससे क्या फ़ायदा हुआ, आज हमारे बगीचे में एक भी पौधा नहीं मरता। मेरे को लगता है कि भाई वो पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज है। अच्छा, ठीक है जी। फिर आई बवेरिया की, वो क्या करता है, जो कीड़ा है ना, जो उसके हुआ है उसके ऊपर परत बना देता है जी। वो उसकी नहीं, हर प्रकार के कीड़े के लिए वो उसके ऊपर ना उसको सक करना शुरू कर देगी और वो ऐसे ही वहीं मर जाता है। तो ये बेहतर तरीका है जी बवेरिया वगैरह ना जी। जो नेचुरल फार्मिंग में आपको बोला जा रहा है वो क्या है, यही तो है। यही फंगस तो डेवलप कराने के लिए बोल रहे हैं ये लोग, पालेकर जी वगैरह। तो हमने ये देखा कि हमें किस तरीके से इसको आगे लेना और फंक्शनिंग करना और रेगुलर डालना है। साल में आप 2 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। खाद डालो, कोई दवाई डालो, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखो, तब तक नहीं डालनी जब तक मिट्टी में मॉइस्चर ना हो। जैसे इस साल पोस्ट हार्वेस्ट था, सूखा पड़ा, कईयों ने खादें डाली, तो बस वो राम भरोसे हो गया जी काम। तब तक ना डालो, जरूरी है। मगर जरूरी क्या करनी जब काम ही नहीं करेगी, पहले मॉइस्चर होना बड़ा जरूरी है। या तो पानी की सुविधा करा दो, तब तक आप कोई भी दवाई और ये ना डालें। अच्छा, एक चीज है पॉलीमर ना, जो पानी को एब्जॉर्ब करती है, बिल्कुल है भैया। उसको भी आपने क्या देखो जी, मैंने इस्तेमाल नहीं की, मैं ज़्यादातर वही बात करता हूँ जी जो मेरे इस्तेमाल करती। मगर जिन्होंने इस्तेमाल की उनका फीडबैक भी मैंने लिया, क्योंकि मैं जिस एरिया से आता हूँ जी हमारे पास सूखा नहीं पड़ता, इसलिए मेरे को ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। मगर वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने जो देखे ना जी, जिन्होंने ट्रायल, नहीं तो हम तो सब जगह जाते ना, तो वो मॉइस्चर रिटेनर है जी। वो धीरे वो गीला हो जाएगा ना जी पूरी उसमें, तो वो बिल्कुल अगर बाद में जाएगा तो आपका पाँव भी घुस सकता है उस मिट्टी में। मतलब वो बढ़िया चीज़ है। मगर क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम सब लोग उसको पॉलीमर को डाल सकते हैं? कई चीज़ें होगी जी, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या फैसिलिटी हो सकती है? नहीं जी, इतना बेकार नहीं होगा। देखो, किसी भी रूप में आपको पानी मिले ना, वो बेहतर ही होती है चीज़। वो कैसे खराब होगी? वो तो ऊपर ही रहता नहीं, वो गीला होके फूल जाता है और वो धीरे धीरे करके मॉइस्चर देता रहे। तभी मैंने बोला जो पिट्स है ना, वो भी आपके बहुत काम आएगी। लक्ष्मण दुल्टा जी जो मेरे गुरु जी रहे हैं सराचली के, तो उनके यहाँ देखा जी बिल्कुल दाठे में उन्होंने 111 पे रूट स्टॉक लगाया। और जो आप लोगों के 15 साल का पौधा उनका 5 साल में बिना पानी के। तो जब मैं उनसे डिस्कस करता कि मैं कहा जी ये क्या है, कैसे पॉसिबल हुआ ये? बोलो, एक तो जब से लगाया तब से हमने तौलिया नहीं किया। उन्होंने क्या करते थे, वो छान बोलते थे, छान बिछा देते थे, मतलब नेचुरल वे में उसको करते। इस साल उन्होंने मैट लाए हैं, तो मैट डाल के जैसे उन्होंने रिटेन, और उन्होंने जो पिट्स बनाए ना जी, उसका फायदा था पिट्स का। बोलो यहाँ पर पानी रुक गया लाठे में, तो पानी रुक गया तो उसका बेनिफिट है वाटर ग्राउंड वाटर लेवल चलेगा। उसके बेनिफिट देखो जी। और क्या हो गई, मान लो आप सब लोग यहाँ वो पिट सिस्टम बनाते हैं अपने ऊपर टॉप पे। जैसे आपने बोला कि यहाँ पर वो लगा लो जंगली पेड़। क्यों लगाने जंगली पेड़? हमने तो तेरे सरकारी जंगल मलकियत में थोड़ी लगाएगा। हम क्या करेंगे जी, जो वेस्ट लैंड है उसमें हम पिट्स बना दो। जब वहाँ पानी रुकेगा ना, जो अगर आपने काम ही करना है, ये एज में पंचायत लेवल पे आजकल मैं देखता हूँ कि फलाना पंचायत फलाना प्रधानी के लिए, आप में से अगर कोई प्रधानी के लिए जो आपके भूमि सुधार में सबसे ज़्यादा पैसा आता मनरेगा, उसके तहत आप ये काम करा सकते हैं लोगों के। क्यों बनाने उस पिट्स के लिए? मेन मकसद है इस एरिया को मॉइस्चर के उसको चकना, लेवल को वो तब चका जाएगा जब आप पानी रोकेंगे कहीं। चाहे आप ऊपर तालाब बनाओ, चाहे वेस्ट लैंड पे आप पिट्स हो, सरकारी है ऊपर को ज़मीन तो उसमें बना दो। उसका उदाहरण देता हूँ जी मैं, जो जगवीर दुल्टा जी है वो हाटकोटी के बिल्कुल पार रहते हैं, उनसे ऊपर सरकारी है सारा। वो क्या करते थे, उनका पानी ना ख़त्म हो गया था नीचे, इतना ज़्यादा था उस नाड़ू में। तो उन्होंने क्या किया, सीधा 200-250 गड्ढे करने, लेबर ऊपर भेज दिए, बेटा ऊपर से करके आओ सरकारी। वो क्या करते थे, छोटे छोटे पिट्स बनाते थे, चाहे इतना बना टोपी के बराबर, नीचे पत्थर चट्टान है। तो आज क्या हो गया, उस पाइप में इतनी पाइप उड़ी जी, उसमें पानी भी नहीं अकरा, बाहर है।
तो मतलब ग्राउंड लेवल ही चक दिया उसने पानी का। तो वो बेनिफिट है जी जो शेयर करने की चीजें बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल। काम किया ऊपर, पानी बढ़ा नीचे, वो तो नेचर है नेचर है, जी। नेचर। देखो बुजुर्गों ने क्यों बनाए थे वो 100 और ऊपर, बिल्कुल। देखो कितने दूरदर्शी थे हमारे बुजुर्ग, उनको पता था कि पानी तब होगा जब ऊपर रिचार्ज तभी हो गए हमारे सोर्स। वो एक दो और ऐसा सोर्स था वहाँ जो फट नहीं रहा था, वो भी फट गया अब। तो ये चीजें आपने देख ली कि जो नेचुरल वे में आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, पीजीआर कौन सा सबसे बेहतर है और कोई ऐसा कोई पीजीआर जो छोटे बागवान भी प्रयोग कर सके और उसका फायदा भी अच्छा हो? देखो जी, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर हर तरह के हैं। जो भी आप कोई टॉनिक्स डालते हैं, अगर आप बोरॉन को पीजीआर बोलेंगे तो गलती नहीं होगी, सारा तो पीजीआर है। कोई भी चीज अगर आप देते हैं वो पीजीआर है। पीजीआर को ना हमने बड़े हाईलाइट करके ना अलग कैटेगरी में रख दिया। बेसिकली जो आज हम पीजीआर के बारे में क्वेश्चनिंग कर रहे हैं वो एक ही चीज है, प्रोमेलिन और पर्लान। बाकी के अलावा किसी को नहीं था पता। लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि इथरल भी पीजीआर है, प्लेनोफिक्स भी पीजीआर ही होता है, वो सारे पीजीआर है। उसको हम गुड कैटेगरी में रखते हैं, उसको फिर बैड और गुड में डिवाइड करते हैं। कोई भी चीज़ जो अप्लाई करी जाती है वो गलत नहीं हो सकती, बशर्ते आपको अच्छी मिले, ओरिजिनल मिले, और उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ है जी, उसको आपकी फंक्शनिंग का पता होना चाहिए, डोज का पता होना चाहिए। हमेशा ओवर डोजिंग खतरनाक होती है। तो फिर बात आती है प्रोमेलिन और पर्लान की। इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री में है, अगर यहाँ भी है, सारा फर्जी है, सारा फर्जी है। अगर आप दिल्ली की साइंस लैब में जाएंगे, दिल्ली साइंस मार्केट है जी, अगर कोई गया होगा, बुजुर्ग लोग रहते हैं, आप अंदर जाइए, वहाँ बंदे को बोलिए मेरे को G4, G7 और 6BA 1 लीटर बना के दे। आप थोड़ी देर बाहर टेबल पे बैठो, वो आपको 1700-1800 रुपये में पूरा बना के आपके हाथ में। इन्होंने क्या किया, जो दूसरी पार्टी वाले कौन से होते हैं, जिन्होंने डब्बा बनाया ये वाला, अंदर 1700 की चीज़ डाल दी, बाहर से प्रोमोलिन और पर्लान का लेबल लगा लिया, सेम चीज़ कॉपी कर दी। ठीक है जी। तो अब कीमत होगी जी इसकी 12 से 15 हज़ार रुपये या 18 से 20 हज़ार। कौन नहीं करेगा ऐसा धंधा, आप और मैं भी चलते। आप समझो, वी आर प्लेइंग विथ पीजीआर, हम खेल रहे हैं हार्मोन से। अगर हार्मोनिकली डिस्टर्बेंस होगी तो उसके बाद पौधा सूत में लाना बहुत मुश्किल होगा। या तो आप इस्तेमाल ना करें, इसको अवॉइड करें। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हो सकती है जो बागवान वाली बात की, ये मैं बात करूँगा जी पिंक वर्ड वाली, जहाँ तक ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। अगर आप जिंक बोरॉन टाइप के पीजीआर को भी सही इस पे इस्तेमाल करें, 1261 की मैं रिकमेंडेशन देता हूँ। 120 रुपये का ड्रम पड़ता है 1 किलो में, तो वो क्या करता है उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो बेसिकली जी या तो आप ओरिजिनल ले, जो पीजीआर है वो जिब्रेलिन, ऑक्सीन्स, साइटोकिनियन, चलो नए लोगों को तो पता हो, बुजुर्गों को समझ में नहीं आएगी ये बातें। ये हार्मोन्स है जी, एक तरह के 5 एक तरह के होते हैं। जिब्रेलिन्स भी अलग है, G3, G4, G7, जो एडवांस है G3 तक हमारे पास रजिस्टर्ड है। आपने देखा होगा वो डब्बियों में आता था 1-1 ग्राम में, शराब के साथ मिलाते थे। वो G3 है, जिब्रेलिक एसिड है। वो किसी भी तरीके से आप पौधे की ग्रोथ को रेगुलेट कराते हैं, वो पीजीआर है एक तरह से। तो इसीलिए ये हार्मफुल तब होते हैं जब आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर आप प्रोमोलिन पर्लान या तो ओरिजिनल ले, अब इसके ये देखो जी ऑथेंटिसिटी कैसे करेंगे, आप और मैं तो नहीं कर सकेंगे। अब इसके अंदर ये ओरिजिनल की डुप्लीकेट, तभी मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारी एनजीओ का जो मकसदों में से एक है, मैं पहला मंच ऐसा जी जहाँ मैं अपनी एनजीओ के कुछ बातें रख रहा हूँ कि हमने क्या सोचा है। जो ये है ना, ये डुप्लीकेट हमने बेचने नहीं देना, चाहे लाला चकना पड़े, चाहे कंपनी में चकना पड़े, चाहे सरकारें चकनी पड़े, चाहे विभाग चकने पड़े। तो हमने ये ध्यान रखना कि हम कैसे इसको कंट्रोल। देखो जी 100% तो नहीं हो सकता, कुबेर पर बैन है ना, बिक्री है ना, दिख रहा है। वो भी नहीं कर सकी सरकार। तो हमने ये देखना कि हम इसको कैसे तरीके से कम कर सके। जागरूक आदमी को नहीं ठग सकते, हमेशा ठगा जाता वो आदमी जिसको जानकारी नहीं है। अच्छा जी, इसके लिए आप एक सिंपल फॉर्मूला करो अभी के हिसाब से। मान लो गुरुजी लेके आते हैं यहाँ पे कि ये प्रोमोलिन ने पल्ला, बोलो जी आपने जब बाहर से मंगाया, ऑर्डर तो किया होगा, तो जी जो आपने पैसे भेजे वो बैंकिंग के माध्यम से भेजे होंगे, नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की होगी इन्होंने। तो जब वो आपने भेज दिए, बोले जो बैंक स्टेटमेंट ये वाले बैंक से भेजेंगे ना, जो आपका बैंक है यहाँ से, और कहाँ से भेजेंगे, PNB से भेजेंगे, स्टेट। फिर जब रिटर्न आता ना जी कोई माल इंपोर्ट करके, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, उसके बाद एक कागज आता है कि हमने ये चीज़ के लिए पैसा डाला था, इसका ये बिल है, वो जमा करना पड़ता है बैंक में कि जब हमने कोई चीज़ मंगाई थी वो किया है।
उसका आपने कागज लगा लिया, वो आपको दिख गया। फिर ये बोलो कि जब टेनिज कोई चीज़ लाई होनी तो पीठ में तो नहीं लाई ना, या खच्चरों पे तो नहीं ढोई, आई तो एक चैनल से हो, या पानी में आई हो या हवा में आई होगी। तो जो आपने लाया कुरियर कागज, और जब आपके कस्टम में पहुंचा, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है हर चीज़ की, ऐसे कोई नहीं आती बाहर। 2 लीटर आप ला सकते हैं अपने साथ, कोई आपका बाहर नोन है या आप खुद जाते हैं, 2 लीटर लिक्विड, चाहे आप शराब लाओ चाहे आप वो लाओ, 2 लीटर आपको कोई नहीं रोकेगा लाने से, 2 लीटर तक आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ। तो चलो उन्होंने लाया तो कागज तो आए उन्हें नहीं इम्पोर्टेंट, वो तो पूछ लो ना, बोलो जी कागज तो दिखा लो, बाकी तो सब पढ़े लिखे, ओरिजिनल और डुप्लीकेट का तो पता फट देखेगा। तो इतने कागज आएंगे, अगर आपके पास दस्तावेज पूरे हैं। फिर एक क्वेश्चन आया जी कल इनके भी आया कि जी बोलो जब अनलीगल है तो आ कैसे रहा है। फिर मैंने उनको एक जवाब दिया, मैं कहा चिट्टे से बड़ा अनलीगल कुछ है, आ रहा है ना, बिक भी रहा है, कुबेर भी बंद है, आ रही है ना, बिक रही। ये हमारा देश है, यहाँ अभी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये चीज़ें रुक सके। तो इसीलिए जो चीज़ आने का एक तरीका होता है जी, वो मेरे को डिस्कस कर, आपको सबको पता है, अगर किसी ने लाना तो वो तो आ जाता है, सोना भी तो आ रहा होगा ना, पकड़ा हो गया जिसकी जुगाड़ नहीं है, तो छोटा मोटा आता है जी, मगर इतनी तादाद में नहीं आ सकता पीजीआर। इसीलिए या तो ओरिजिनलिटी चेक करो या तो डालो ही ना। उसके भी और भी तरीके हैं जिससे आप सेव लगा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सर एक ये है, जैसे कई बार ऐसी ब्रांचेज होती हैं जिसमें आप बताते हैं कि भाई पीजीआर करो बर्ड्स को, उसको ब्रश करने के लिए। बिल्कुल जी, तो जो ये किसके साथ डाइल्यूट करें उसको? देखो जी, उसको आपने वही वाली लिटेक्स पेंट आता नहीं जो घर का, 100 ml लिटेक्स पेंट में आपने 25 से लेकर 30 ml पीजीआर मिक्स करना है। बढ़िया उसको मिक्सिंग कर दी। जब आपने मिक्सिंग कर दी, जो आप जैसे आइस ब्रश करानी है, आइस के ऊपर आप आरी से कट मारेंगे। अच्छा। तो आप ड्राइंग ब्रश से उसको, जैसे आपने इसमें डाइल्यूट किया है, तो ड्राइंग ब्रश में डिप करके वो पेस्ट यहाँ लगेगा। फिर आप उस घाव के ऊपर, उस आंख के ऊपर ऐसे करके लगाएंगे। होगा क्या जी, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हाँ। वो जो नीचे का सैप फ्लो है ना, वो वहाँ ज़्यादा एक्टिव कराएगा, ब्लिस पर जो रेगुलर चल रहा है अनइवन कर देगा। जैसे वो उधर को खींचेगा तो उस आंख को प्रेशराइज करेगा। अगर 1 साल की टर्मिनल ग्रोथ है आपकी, जो इस साल होगी है ग्रोथ, उसमें अगर आप ऐसे ही मारेंगे ना, हाँ जी। तो वो फट जाता है। मगर जो 2, 3, हाँ, 4, बिल्कुल 5, ऐसा ही 6 है। साल पुराना में अगर फाड़ना है ना, हाँ। तो उसके लिए आपको पीजीआर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके रिजल्ट मैंने आपको पहले भी पीछे भी हाँ बताया जी, था हाँ जी। जी, एक बार ना जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग, जब आपको हम बता रहे थे, एक बार हमारे खेतों तक तो पहुँचो, जरूर जरूर। देखो तो जरा, निकाले भी इसने की बात ही कर रहा है, आता भी है इससे बाहर की, ये प्रूनिंग सिखा रहा है कि तो इसमें सेब कहाँ लगते होंगे, है भी इसके बाद बीमा इतना जो ये बात कर रहा है, वो तब होगा जी जब आप वहाँ पहुँचेंगे। तो आप लोग सब आमंत्रित है जी, कभी भी सिर्फ मैं घर में होना चाहिए, कोई भी आओ, कितने भी आओ, 100, 200, हमने 600 लोग भी हैंडल किए जी। तो जितने भी आओ, जिसके बाद जब वक्त है आप आओ और देखो कि कैसे निकलते हैं। मेरे यहाँ ना आ सकते, बतेरे लोग कर रहे हैं जिधर भी, एलिट उनकी विजिट कर लो, कई जगह दिख जाएगा आपको। अच्छा एक ये कि जैसे भाई साइज इंप्रूवमेंट के लिए ना कि थिनिंग का क्या फार्मूला है, जैसे किंग ब्लूम वाला की रखे क्या जो भी? देखो जी, पहले तो आप ये समझो साइज का लेना देना कहाँ होगा। साइज का लेना देना आपका प्रूनिंग और ट्रेनिंग पैटर्न पे बहुत डिपेंड करेगा। जितनी अच्छी लाइट जाएगी उतना अच्छा। उसके बाद आता है सेल डिवीजन, कि आप सेल डिवीजन करा रहे अपने फ्रूट का, आपको ये पता होना चाहिए सेल डिवीजन कब होता है। पेटल फॉल से लेकर वॉलनट स्टेज तक जो भी आप चीज़ें अप्लाई करते हैं अपने स्प्रेज के माध्यम से, वो सेल डिवीजन के लिए होती है। जैसे पीजीआर है, जो इसमें 6 भी है, उस सेल डिवीजनर का काम सबसे अच्छा सेल डिवीजन होगा। जितने अच्छे सेल का डिवीजन होगा आपका, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होती है सेल तोड़ने तक, सेल बढ़ता है। जैसे सेल बढ़ेगा उसके साथ आपकी फिर एक साइज पे इम्पैक्ट करेगा आपकी, जो सबसे पहले बोला था मैंने, पॉलिनेशन। अगर आपका पॉलिनेशन अच्छा है, बीज प्रॉपर बना है, तब आपका फ्रूट का साइज बड़ा होगा। फिर उसके बाद आता है जी आपका किंग ब्लूम। पहले ये समझो किंग ब्लूम है क्या। एक बीमे में 5 फूल उगते हैं एवरेज, कई रेड गोल्डन में 6 भी आते हैं, कई जगह 4 भी आते हैं। तो जब वो एवरेजन 5 आता है, जो उसका सेंटर का जो फूल आता है उसको किंग ब्लूम बोलता है, वो सबसे पहले खिलता है। अब बात आती है जी कि किंग ब्लूम को आप आइडेंटिफाई, अंग्रेजों के पास क्या है, अंग्रेज के पास है M9, इतना 10 फुट का पौधा, एक साथ वो फटता है, एकदम ब्लूम होगा ना जी वो। जैसे पहली फ्लावरिंग हुई, उनका मकसद कितना है, 20 kg के लिए कितने फूल चाहिए आपको, 100 फूल, क्योंकि वो छोटा उगाते ही नहीं है, वो लार्ज और
लार्ज ही लार्ज उगाते हो, लार्ज मीडियम बोलो चाहे, वो छोटा उगाते ही नहीं है। तो होता क्या है, उनका बड़ा वो नहीं है, तो वो एवरेजन ले लेते हैं कि भाई आ गया है ब्लूम। वो क्या करेंगे, एक मैक्सल होता है जी फॉरेन में जो प्योर 6B होता है, जिससे वो केमिकल थिनिंग करते हैं। वो क्या करेगा, जो इधर वाले है ना, इधर वाले उसको बनने नहीं देगा, और जो उसकी एनर्जी है वो कहाँ डाल देगा, किंग ब्लूम में। उसको बोला जाता है किंग ब्लूम की केमिकल थिनिंग। उसके बावजूद वो 2-3 बार स्प्रेज करते हैं। एक जापानीज आया था हमारे पास, उससे हमने पूछा था, तो उसने बोला कि हम 2 से 3 केमिकल थिनिंग करते हैं क्योंकि हमारे पास लेबर प्रॉब्लम बहुत है। तो उसके बाद क्या करते हैं वो, अगर उनको ये लग गया ना कि अभी भी ज़्यादा है, फिर वो मैनुअली थिनिंग करेगा। फिर वो सिलेक्टिवली अपने दाने की सिलेक्ट करेंगे। मान लो 100 दाने रख ले उन्होंने, वो गिन के देखेंगे कि कौन सा बढ़िया है, किसकी शेप बढ़िया है, और जो टेढ़ा मेढ़ा फ्रूट है, क्योंकि वहाँ पर फाइन होता है जी। आप घटिया सेब नहीं उगा सकते, आप ड्रॉप सेब नहीं चख सकते, आपको ना छोटा उगाना है ना बहुत बड़ा फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के पैसे देने पड़ेंगे फार्मर को। इसीलिए वो क्या करता है, वो बड़ी मेहनत करता है कि एक साइज का सेब उगाए, उसको पहले ही इंटीमेट कर दिया गया। इसीलिए जो है हमारी सीडलिंग, अरे जिसमें 1 महीने तक फ्लोरिंग ही चलनी, उसको आप कैसे पकड़ेंगे किंग ब्लूम। बेसिकली हमारा किंग ब्लूम लंबा है, 1 महीने तक चल रहा है। हम पीजीआर की स्प्रे करके उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पकड़ पाएंगे। जब भी हम पीजीआर की स्प्रे करते हैं तो उसमें हमारे 50 से लेकर 60% तक की ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, 100% नहीं आते कि सारे सेब लंबे हो गए, नहीं हो सकते। क्योंकि या तो कोई डेवलप हो चुका होगा, कोई बंद होगा। वो असर करता है फूल पर, जैसे खिलेगा ना, उस खिले हुए फूल पे वो काम करेगा। तो इसीलिए हमारे को बड़ा मुश्किल होता है जी किंग ब्लूम सिलेक्शन। फ्रूट थीनिंग का ये रोल है, अगर आप फ्रूट थीनिंग नहीं करेंगे तो जब ज़्यादा फल लगेंगे तो दिक्कत आएगी। आपने देखा होगा ज़्यादा फ्लावरिंग में भी सेब नहीं लगते, उसका भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये होता है कि जो एनर्जी होती है ना जी, मान लो एक सेब पेड़ में 20,000 फूल आते हैं और सेब हमने लेने हैं 5 पेटी। 5 पेटी के लिए कितने फूल चाहिए, तो जो एनर्जी थी वो डाइवर्ट होगी सब में, चाहे फ्लोरिंग के टाइम में। तो एक गुच्छे में अगर आपके 1 2 3 4 5 ये बीमा है, इसमें 5 बीमे है, 5 पंजे 25 फूल आएंगे। तो जो एनर्जी थी वो डाइवर्ट होगी 25 में। मान लो मैं उसको 3 को रिंग से उड़ा देता हूँ, मेरे को चाहिए फूल, मैंने रखने 2 में, अब एनर्जी 25 में ज़्यादा जाएगी कि 2 में। तो जब हम उसको, जिसको मैं अभी फील्ड पे बताऊँगा, होती है बड प्रूनिंग। एक शूट प्रूनिंग, दूसरी बड प्रूनिंग। जो बड प्रूनिंग हम करते ही नहीं ना, हमारे से आती है। तो जब आप इस फॉर्मूले पे चलेंगे, सेब तो हमने लेने लगेगी उतने, तो अब आपको साइज की ओर आपका ज़्यादा हो जाएगा। हाँ जी, जो आपकी अर्ली फ्लावरिंग आती है जी, वो डिपेंड सबसे पहले करती है आपकी मॉइस्चर पर। जहाँ का मॉइस्चर बढ़िया होगा ना जी, वहाँ फ्लावरिंग अर्ली होती है कि नहीं होती। दूसरा आता है जी प्लांट की हेल्थ। अगर आपका बड स्ट्रॉन्ग है तो फ्लावरिंग अर्ली आती है, अगर वीक है तो वो लेट होता है, क्योंकि पत्तों में होता है। फिर बात आती है जी कि गलती कहाँ है, हमारा न्यूट्रिशन प्रोग्राम में गलती है। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन देने में हमारी दिक्कत आती है।